छोड़ दो मुझे, कोई बचाओ। तभी इतने में नीचे से कलावती और शौर्य भागते हुए आए। चील उसे देखकर भागने के बजाय उन सबको घूरने लगी। अरे सर्वनाश हो गया, इसकी परछाई भी इस घर पर पड़नी नहीं चाहिए थी। अब बहुत देर हो गई है, सब खत्म हो गया। राघव अपनी इस पत्नी को मुक्ति दे और इसके साथ इसके भाई को भी खत्म कर दे। माँ, तुमने मेरे मन की बात कह दी। इसका अंत तो आज मेरे हाथों होना था। कुछ समय पहले रामपुर नामक गांव में रूपा अपने पति शौर्य, छोटे भाई लक्ष्मण और सास कलावती के साथ रहती थी। लक्ष्मण बचपन से अपनी दीदी के पास ही रहा था, इसलिए रूपा उसे अपने ससुराल ले आई थी। लेकिन घर की सीमित आमदनी की वजह से शौर्य अक्सर चिड़चिड़ा रहने लगा था। जी देखिए, घर का राशन पूरी तरह खत्म हो चुका है और घर में पैसे भी नहीं हैं। आप जाकर थोड़ा राशन ले आते तो ठीक रहता। अरे जब देखो तब तुम्हारा कुछ ना कुछ खत्म ही रहता है। कभी ये खत्म हो गया, कभी वो खत्म हो गया, कभी ये है, कभी वो है, कभी ऐसा, कभी वैसा। अरे सुबह से शाम तक मैं काम करते 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 थक गया हूँ, लेकिन तुम्हारे ये सामान कभी पूरे नहीं होते। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं जी? कोई बात नहीं, अगर आज राशन नहीं आ पा रहा तो कल ले आइएगा, पर इस तरह नाराज मत होइए। अरे बस करो बस, मुझे तुमसे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी है। नहीं तो दिमाग खराब कर रखा है। शौर्य परेशान होकर वहां से चला जाता है। रूपा उसे जाते देख उदास हो जाती है, पर खुद को संभालती है। पता नहीं इन्हें क्या हो गया है जो हर वक्त इतना गुस्सा करते रहते हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं इन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगी। रूपा मुस्कुरा ही रही होती है कि तभी वहां लक्ष्मण आ जाता है। दीदी, जीजाजी इतना गुस्सा मेरी वजह से कर रहे हैं ना? अगर मैं इस घर में ना होता तो शायद वो आपसे इतनी नफरत नहीं करते और खुश रहते, है ना? धत तेरे की पगली, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और तुम्हारी जीजा जी भी करती हैं। वे तो बस काम के दबाव की वजह से थोड़े चिड़चिड़े हो गए हैं। तुम्हारे यहाँ रहने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दीदी, आप कब तक अपने आप से ये झूठ बोलती रहोगी? अब बस करो लक्ष्मण, तुम अभी छोटे हो, इन बातों की ज्यादा फिक्र मत करो। मैं छत पर कुछ कपड़े सूखने के लिए डालकर आई थी, जरा उन्हें लेकर आती हूँ। रूपा कपड़े लेने छत पर जाती है। वहां जमीन पर उसे टूटी हुई चूड़ियों के पास सोने का एक छोटा टुकड़ा मिलता है। रूपा उसे हाथ में उठा लेती है। अरे ये सोने का टुकड़ा यहाँ छत पर कहाँ से आया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये यहाँ कैसे गिर सकता है। दीदी, वही चील इसे यहाँ छोड़कर गई है। कौन सी चील लक्ष्मण? मैंने तो यहाँ कभी कोई चील नहीं देखी। तुम ये कैसी अजीब बातें कर रहे हो? लगता है रात को तुमने कोई गहरा सपना देख लिया है। कुछ दिनों से तुम बस चील चील रट रहे हो और आज तो हद ही हो गई। कह रहे हो कि चील सोना देकर गई है, पागल कहीं का। रूपा मुस्कुराते हुए नीचे चली जाती है, पर लक्ष्मण वहां खामोश खड़ा रह जाता है। दीदी पता नहीं मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रही, पर मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। शाम होते ही अचानक एक विशाल चील आंगन में आकर चारों तरफ घूमने लगी। घूमते घूमते उसकी नजर शौर्य पर टिक गई। अरे ये चील मुझे इस तरह से घूर क्यों रही है? इसकी आंखों में कैसा अजीब सा साया है। ये चील तो हर दिन मुझे देखती थी, लेकिन आज ये जीजा जी को देख रही है। क्या कोई खास वजह है जो ये इन्हें इस तरह से ताक रही है? ओहो, इस बला को मुझे यहाँ से भगाना होगा। अगर ये यहाँ रुक गई तो वो पुराना राज सबके सामने आ जाएगा, जिसे मैं कभी किसी को जानने नहीं देना चाहता। शौर्य तुरंत जमीन से मिट्टी का एक ढेला उठाता है और चील की तरफ मारता है। चील उड़कर घने जंगलों की तरफ चली जाती है। शौर्य गुस्से में वहां से पैर पटकता हुआ चला। अरे अरे जीजा जी, आपने इसे मारा क्यों? क्या कर रहे हैं आप? क्यों मारा आपने इसे? उस चील को इस तरह से ढेले मारना ठीक बात नहीं था। ए, बस कर, बस 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 बस। मुझे तुझसे कोई मुफ्त का ज्ञान नहीं चाहिए।
ये तुम दोनों भाई बहन के इस ज्ञान की वजह से ही तो मेरी पूरी जिंदगी खराब हो रखी है। पटर 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 पटर। शौर्य गुस्से में वहां से पैर पटकता हुआ चला जाता है। आधी रात को अचानक लक्ष्मण के कमरे से अजीब आवाजें आने लगीं। उसे बहुत तेज बुखार था। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करो, मुझे कुछ मत करो, कुछ मत करो, मुझे कुछ मत करो। हाँ हाँ। बगल के कमरे में सो रही रूपा की आंखें इस डरावनी आवाज से खुल जाती हैं। ये क्या, इतनी रात को लक्ष्मण के कमरे से ये ऐसी आवाजें क्यों आ रही हैं? रूपा भागकर लक्ष्मण के कमरे में पहुंची। लक्ष्मण बिस्तर पर आंखें बंद किए बड़बड़ा रहा था। लक्ष्मण, लक्ष्मण क्या हो गया है तुम्हें? तुम आंखें बंद करके किससे बातें कर रहे हो? रूपा जैसे ही लक्ष्मण के माथे पर हाथ रखती है, उसका हाथ जलने लगा। अरे बाप रे, इसे तो बहुत तेज बुखार है। अब मैं इतनी रात को क्या करूं? पहले ठंडे पानी की पट्टियां रख देती हूँ, शायद उससे बुखार कुछ कम हो जाए। रूपा पूरी रात जागकर लक्ष्मण के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां बदलती रहती है। सुबह होते ही लक्ष्मण की आंखें खुलती हैं और वो बेहतर महसूस करता है। दीदी, आप पूरी रात यहाँ मेरे पास बैठी रहीं? लक्ष्मण, तुम्हें रात को क्या हुआ था? तुम इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे और आंखें बंद करके किससे बातें कर रहे थे? दीदी, मुझे ना रात को सपने में कोई बुला रहा था। कोई बार बार कह रहा था कि मैं उसकी मदद करूं, मैं उसकी मदद करूं। बुला रहा था मुझे, इधर आओ, इधर आओ। ये तुम क्या कह रहे हो लक्ष्मण? होश में आओ और मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर बात क्या है। दीदी, उसने मेरे अंदर कुछ छोड़ दिया है। मैं हर रात को खुद को एक गहरी खाई में गिरते हुए देखता हूँ और वो चील वहीं बैठी हंसती रहती है। दीदी, उसको बोलो ना वो हंसना बंद करे। उसकी भयानक हंसी से मेरे कान फटे जा रहे हैं दीदी। भाई चिंता मत कर, मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगी और तुझे इन डरावने सपनों से आजादी दिला कर रहूंगी। रूपा की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वहीं दरवाजे के पीछे खड़ी सास कलावती चुपके से ये सारी बातें सुन रही होती है। इसने मेरी बेटे की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। देखो तो सही, अपने भाई के साथ पूरी रात कमरे में चिपकी रही। मेरा बच्चा दिन भर दुकान पर हाड़ तोड़ मेहनत करता है। ये उसका पैर दबाने और उसकी सेवा करने की बजाय अपने इस निठल्ले भाई की सेवा करती रहती है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती इसके इस भाई को। कलावती परेशान और गुस्से में सीधे शौर्य के कमरे में चली जाती है, जहां शौर्य अभी अभी सोकर उठा था। माँ, क्या हुआ? आप इतनी सुबह सुबह यहाँ मेरे कमरे में? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है शौर्य, मुझे तुम्हारी इस पत्नी की नौटंकी अब और नहीं देखी जा रही। क्या हो गया माँ? रूपा ने ऐसा क्या कर दिया? अरे पूरी रात वे अपने भाई के साथ उसी कमरे में रही। उसका भाई क्या दूध पीता बच्चा है जो वे दिन रात उसकी चाकरी में लगी रहती है। अगर उससे भाई बहन का ही रिश्ता निभाना था तो उसने तुमसे शादी क्यों की? तमाशा करने वाले को घर से जब तक बाहर नहीं निकालोगे तब तक चैन नहीं मिलेगा। शौर्य, जब तक तेरी पत्नी का भाई इस घर में है, तेरी पत्नी तुझे कभी आदर नहीं देगी। उसे तुरंत इस घर से निकाल दो। हाँ माँ, बात तो आपकी सही है। मुझे भी उस पर बहुत गुस्सा आता है, पर क्या करूं, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता हूं। शौर्य गुस्से में कमरे से बाहर निकलता है। तभी सामने से रूपा काम निपटाकर वहां आ जाती है। क्या हुआ जी, आपको कुछ चाहिए क्या? बताइए, मैं अभी लाकर दे देती हूँ। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। जाकर अपने उस भाई से पूछो, अगर तुम्हारे भाई को कुछ चाहिए होगा तो उसे लाकर दो। शौर्य वहां से चला जाता है। रूपा की आंखों से आंसू छलक आते हैं। आखिर इन्हें मेरा भाई क्यों नहीं पसंद? अगर आज मेरे माता पिता जीवित होते तो मैं अपने इस छोटे भाई को लेकर यहाँ ससुराल कभी नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ शौर्य जैसे ही बाजार में अपनी दुकान पर पहुंचता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी दुकान धू धू कर जल रही थी। हाँ,
नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कितनी मेहनत से ये कपड़ों की दुकान बनाई थी, इसमें अचानक से ये भयानक आग कैसे लग गई? अरे सब कुछ जलकर राख हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। अरे शौर्य, भाई मैं भी इसी रास्ते से गुजर रहा था, पर सही बताओ तुम्हारी दुकान पर आग कैसे लगी कोई नहीं जानता। मतलब अचानक से धू धू करके जलने लगी। ये तो एक रहस्य बन गया भाई कि आग कैसे लगी। अच्छा, मुझे लगता है कि किसी बुरी शक्ति का साया है तुम्हारी इस दुकान पर। क्या? नहीं नहीं मदन काका, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा घर कैसे चलेगा? यही तो एक जरिया था जिससे मेरा घर जैसे तैसे चलता था। अब ये दुकान भी चली गई और इस दुकान को खोलने के लिए मैंने जो भारी कर्ज लिया था वो भी मेरे सर पर है। मैं उस कर्ज को कैसे चुकाऊंगा? कैसे कैसे? शौर्य पूरी तरह टूटकर वापस घर की तरफ चल पड़ता है। उधर घर के आंगन में बैठा लक्ष्मण भी गहरी सोच में डूबा था। हाँ, आखिर ये डरावना सपना कब तक मुझे परेशान करता रहेगा? मैं अपनी दीदी के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, बस यहाँ बोझ बनकर रह गया हूँ। और वो भयानक चील, वो तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती है। हाँ। तभी अचानक आसमान से उड़ती हुई वही काली चील नीचे आ गई। उसके पंजों में एक कपड़ा दबा था जिसमें कुछ भारी चीजें बंधी थीं। चील उसे लक्ष्मण के हाथ पर गिराकर फुर्र से उड़ गई। अरे भला इस कपड़े में क्या है? लक्ष्मण जैसे ही उस कपड़े की गांठ को खोलता है, उसके अंदर से सोने का एक चमकता हुआ भारी हार निकलता है। अरे इसमें तो सोने का हार है। वाह! तभी दुकान से बर्बाद होकर लौटा शौर्य आंगन में कदम रखता है और ये दृश्य देख लेता है। वो झपटकर लक्ष्मण के हाथ से वो हार छीन लेता है। अरे ये क्या जीजा जी, आपने मुझसे ये हार क्यों छीन लिया? ये सब ना तुम्हारे उस मनहूस चील और तेरी वजह से हो रहा है, समझा? इसीलिए अभी हार मैं लूंगा। मेरी दुकान जल चुकी है, मैं इसे बेचकर अपना सारा कर्ज चुकाऊंगा। नहीं 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 जीजा जी, मेरी बात सुनिए। ये हार मत ले जाइए। वो चील जो कुछ भी देती है उसकी एक बहुत बड़ी और खौफनाक कीमत भी वसूलती है। मेरी बात मानिए, सुनिए जीजा जी, सुनिए जीजा जी, सुनिए। शौर्य लक्ष्मण की एक नहीं सुनता और हार लेकर सीधे घर के अंदर माँ के पास चला जाता है। अरे बेटा, तेरे हाथ में इतना कीमती और भारी सोने का हार कहाँ से आया? माँ, हमारी कपड़ों की दुकान में आग लग गई है, सब कुछ जल गया और सारा कर्ज मेरे ऊपर आ गिरा है। लेकिन ये हार उसी चील ने लक्ष्मण को लाकर दिया है। अब बस इसे बेचकर मैं अपना सारा कर्ज चुका दूंगा। क्या सच में वह चील उसे सोने का हार देकर गई है? तब तो हमारी सोई हुई किस्मत चमकने वाली है बेटा। अरे माँ, मैं तो सोच रहा हूँ कि ये हार बेचकर सारा कर्ज चुका लूं और फिर उन दोनों भाई बहन को इस घर से धक्के मारकर निकाल दूं। अरे मुझे तो लगता है माँ कि हमारे साथ जो कुछ भी बुरा हो रहा है ना, अरे वो सब इन दोनों पनौतियों की वजह से ही हो रहा है। दोनों भाई बहन, दोनों पनौती। हाँ, नहीं तो। चुप हो जा शौर्य, तुझे कैसी बहकी बहकी बातें करनी आ रही है? अरे जरा ठंडे दिमाग से सोच। जब वह चील हमें सोने का हार दे रही है तो धीरे धीरे आगे चलकर और भी धन दौलत देगी। वैसे भी वह चील सिर्फ उसके भाई से ही वास्ता रखती है। सोच, हम धीरे धीरे कितने अमीर हो जाएंगे। इसलिए अब उसे घर से निकालने के बारे में सोचना भी मत। कलावती मुस्कुराती हुई वहां से चली जाती है। शौर्य अकेला वहीं खड़ा रह जाता है। आखिर ये माँ को हो क्या गया है? कल तक तो उन दोनों से इतनी नफरत करती थी, पर अचानक से सिर्फ एक सोने का हार देखकर उनका पक्ष लेने लग गई। लेकिन ये हार कुछ ठीक नहीं लग रहा। आखिर वो रहस्यमयी चील हमें ये हार देगी क्यों? और उस लक्ष्मण और चील का क्या रिश्ता है? शौर्य गहरी चिंता में डूब जाता है। उधर कलावती अपनी चाल बदलते हुए सीधे रसोई में रूपा के पास पहुंचती है।
अरे बहू, क्या कर रही है? सुबह से दिन भर काम करते करते थक गई होगी, थोड़ा आराम भी कर लिया कर बेटी। ला, मैं ये बाकी का काम निपटा देती हूँ, तू जाकर कमरे में सुस्ता ले। माँ जी, आपको क्या हो गया है? आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? आप जाकर आराम कीजिए, मैं ये सारा काम फटाफट निपटा देती हूँ। अरे बहू, मैं तो दिन भर बैठी ही रहती हूँ और तुम हो कि अपने भाई की सेवा करती हो, पति की करती हो, मेरी करती हो और पूरे घर की देखभाल करती हो। अपने लिए तो तुम वक्त ही नहीं निकाल पाती हो। जाओ, आज थोड़ा आराम कर लो। रूपा वहाँ से चली जाती है। आखिर माँ जी को हो क्या गया है? अचानक इतनी बदल कैसे गई? रूपा सोचती हुई सीधे लक्ष्मण के पास जाती है, जो आंगन में बेहद उदास बैठा हुआ था। क्या हो गया लक्ष्मण? तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो भाई? पता नहीं दीदी, आज उस चील ने पता है मुझे एक कपड़े में लिपटा हुआ सोने का हार दिया, लेकिन जीजा जी वो हार मुझसे लेकर चले गए और बोले कि इसे बेचकर वो अपना सारा कर्ज चुकाएंगे। अब रहने दो लक्ष्मण, तुम उस बात पर ज्यादा ध्यान मत दो। इस समय उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई है। पड़ोस वाली काकी भी बोल रही थी कि आज उनके कपड़े की दुकान में भयानक आग लग गई है। तुम ये बात अपने दिल पर मत लो और वह जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। ठीक है दीदी, जैसा आप ठीक समझो। ऐसे ही वो दिन बीत जाता है। अगली सुबह शौर्य आंगन में बैठा हुआ था, पर अचानक वो डरकर वहाँ से उठ खड़ा होता है। हाँ, इसी जगह पर तो रोज वो लक्ष्मण बैठता है और वो चील हमेशा उसी के पास आकर रुकती है। कहीं आज वो चील मेरे पास ना आ जाए। वो चील श्रापित है और ये जगह भी अपशगुनी है। मुझे यहाँ नहीं बैठना, हाँ नहीं बैठना यहाँ पे। शौर्य वहाँ से भागने लगा। तभी सामने से रूपा उसे देख लेती है। क्या हुआ जी? आप तो अभी यहीं बैठे थे, अचानक आपको क्या हो गया जो आप इस तरह जा रहे हैं? मेरी मर्जी, कुछ भी हो, पर तुम्हें उससे क्या है? नहीं तो काम करो अपना, चलो। बड़ी आई। शौर्य गुस्से में वहां से चला जाता है। उसके जाते ही ठीक उसी जगह पर आकर लक्ष्मण बैठ जाता है और वो चील सीधे आसमान से नीचे आकर उसके पास बैठ जाती है। दूर खड़ी रूपा ये पूरा दृश्य देख रही होती है। यानी कि ये इसीलिए यहाँ नहीं बैठी क्योंकि इस जगह पर वे चील आकर बैठती है। कहीं ये मेरे भाई को कोई श्रापित तो नहीं समझ रहे हैं? रूपा बहुत परेशान हो जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। जहाँ जहाँ लक्ष्मण बैठता, शौर्य डर के मारे वहाँ नहीं बैठता, जिससे रूपा की चिंता और बढ़ती जा रही थी। एक रात अचानक रूपा की आंख खुलती है। वो देखती है कि वो चील घर की पिछली दीवार पर लगातार अपनी चोंच मार रही है। अरे, ये चील घर के पीछे वाले दरवाजे पर इतनी जोर जोर से चोंच क्यों मार रही है? तभी अचानक अंधेरे में से लक्ष्मण भी रूपा के पास आकर खड़ा हो जाता है। दीदी, मुझे भी अपने कमरे में कुछ आभास हुआ कि बाहर कुछ हो रहा है। आखिर ये चील इस दीवार को क्यों तोड़ रही है दीदी? मुझे भी नहीं पता लक्ष्मण, चलो हम इस दीवार को खोद कर देखते हैं कि आखिर इस दीवार के अंदर ऐसा क्या छिपा है। लक्ष्मण दीवार को खोदने लगता है। थोड़ी ही देर की खुदाई के बाद दीवार के अंदर से एक पुराना बक्सा बाहर निकलता है। बक्सा देखते ही वो चील जोर जोर से चीखने लगी। चील की डरावनी आवाज सुनकर घर के अंदर सोया हुआ शौर्य खिड़की से बाहर देखता है और खौफ से कांप उठता है। अरे अरे अरे, खिड़की दरवाजे सब बंद करो। माँ, खिड़की दरवाजे सब बंद करो। अरे कहाँ हो, जल्दी आओ। माँ। हाँ बेटा, क्यों नहीं, लगता है वे खौफनाक वक्त अब आ ही गया है, जल्दी करो। कलावती और शौर्य घबराकर घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद करने लगे। दीदी, ये लोग हमें बाहर छोड़कर इस तरह से दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? मुझे भी नहीं समझ आ रहा लक्ष्मण कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। कहीं ये लोग पहले से कुछ जानते तो नहीं? कुछ तो ऐसा है जो ये लोग हमसे छुपा रहे हैं। ये लोग तुम्हें कभी सच बताएंगे भी नहीं रूपा। एकदम इंसानी आवाज सुनकर रूपा और लक्ष्मण डर के मारे पीछे हट गए। ये क्या, तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकती हूँ और तुम्हारी मालकिन ने मुझे सारा सच
बहुत पहले ही बता दिया था। क्या? मालकिन? मालकिन नाम से तो मेरी माँ को सब बुलाते थे। आखिर तुम ये नाम कैसे जानती हो? और मेरी माँ से तुम्हारा क्या रिश्ता है? सुनो रूपा, ये उस समय की बात है जब तुम्हारी माँ मीरा एक बहुत ही बड़ी हवेली में काम किया करती थी। सुबह का वक्त था और चारों तरफ सुहाना मौसम फैला हुआ था। उसी बड़ी सी हवेली में मीरा हमेशा की तरह काम कर रही थी। वहीं हवेली का मालिक गजोधर और उसकी पत्नी गायत्री एक कक्ष में बैठकर गुप्त बातें कर रहे थे। हमने इस गांव के गरीबों से इतना धन लूटा है। हमारे पास अब बेशकीमती खजाना तो है, लेकिन हमारा एक ही बेटा लक्ष्मण है जो अभी बहुत छोटा है। हमें जल्दी से कुछ ना कुछ करके इस सारे धन को ठिकाने लगाना होगा। हाँ गायत्री, तुम ठीक कहती हो। मैंने बहुतों को बेवकूफ बनाकर ये सारा धन लिया है। पूरे गांव को लगता है कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, लेकिन मैंने ये सब किया है। पर आगे इस धन को कैसे और कहां ठिकाने लगाऊं, यही सोच रहा हूं। तभी कमरे के दरवाजे पर खड़ी मीरा ये सारी बातें सुन लेती है और तुरंत अंदर आ जाती है। ये आप दोनों क्या कर रहे हैं मालिक मालकिन? आपने धोखे से जितने भी गरीबों का धन लिया है उसे वापस कर दीजिए। पाप की कमाई ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती, इसका अंत बुरा होता है। चुप हो जाओ तुम बस हमारी हवेली की एक मामूली काम वाली हो। तुम्हें हमारे मामले में कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मीरा, अपनी जुबान बंद रखो। ऐसे ही वो दिन बीत जाता है। अगली सुबह होते ही मीरा का ज़मीर जाग उठता है और वो हवेली के बाहर निकलती है। नहीं, मैं अब और चुप नहीं रह सकती। मालिक और मालकिन बहुत से गरीबों का धन लूट चुके हैं। मुझे अभी जाकर ये सारा सच महाराज को बताना ही होगा। मीरा जैसे ही घर से बाहर निकलती है तभी गजोधर और गायत्री उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। मैं अच्छी तरह जानती थी मीरा कि तुम ये बात महाराज को जरूर बताओगी, इसीलिए मैंने सारा बंदोबस्त पहले ही कर दिया है। आज मैं तुम्हें ही रास्ते से हटा दूंगी ताकि मेरा ये राज कभी किसी को पता ना चले। नहीं नहीं मालकिन, ऐसा मत करिए। भगवान के लिए ऐसा मत करिए। मेरी एक छोटी बेटी रूपा है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी वह मासूम बच्ची किसके सहारे रहेगी? मैं अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर तुमने किसी को भी बता दिया तो मेरा सारा खजाना चला जाएगा और मेरा पूरा परिवार उजड़ जाएगा। दोनों मीरा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी अचानक घर के अंदर दो गांव वाले आ धमकते हैं। उनमें से एक गांव वाला गणेश चिल्लाता है, अरे पकड़ो, ये वही चोर गजोधर है जो हमारे गांव के सभी लोगों को अपनी झूठी भविष्यवाणियों में फंसाकर उनका धन लूटता है। पकड़ो इसको। अरे हाँ, तो गजोधर, तुम इस गांव के सबसे धनी और शरीफ व्यक्ति बनते थे और पीठ पीछे इतना नीच काम कर सकते हो तुम? देखिए, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। तुम लोगों को जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। अरे हम लोगों को कोई गलतफहमी नहीं हुई है। आज देखो, मैं तुम्हें, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे पूरे परिवार को यहाँ मिटा दूंगा। मुझे जल्दी से यहाँ से अपने बच्ची और सारे धन को लेकर भागना होगा। गायत्री खजाना लेकर भागने लगी कि तभी गांव का मदन उसे भी दबोच लेता है। अरे तुम कहाँ बचकर भाग रही हो? मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ से खिसकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे पूरे परिवार को एक ही वक्त में मिटा दूंगा। मैं चलो। इन दोनों के पापों की सजा इस मासूम को नहीं मिलनी चाहिए। लक्ष्मण की कोई गलती नहीं है, वह तो बस अभी 2 साल का है। अगर ये इन गुस्साए गांव वालों के हाथ लग गया तो पता नहीं ये लोग इसके साथ क्या करेंगे। मुझे जल्दी से इसे यहाँ से लेकर जाना होगा। मीरा चुपके से उस बच्चे को अपनी गोद में उठाती है और घने जंगलों के रास्ते भागने लगती है। तभी अचानक गणेश की नजर उस पर पड़ जाती है। अरे वो देखो, वो मीरा है जो इनसे बच्चे को लेकर भाग रही है। अरे पकड़ो उसे, जाने मत दो, पकड़ो। अरे हाँ, क्यों नहीं, पकड़ो उसे। सब मीरा के पीछे जंगल की तरफ भागने लगे।
मीरा पत्थरों और कांटों की परवाह किए बिना जैसे तैसे दौड़कर अपने घर पहुंची और दरवाजा बंद कर लिया। किसी भी तरह मैं इसकी परवरिश गांव वालों की नजर से छुपा कर दूंगी, ताकि मेरी इस बच्ची को कुछ ना हो। मीरा अपनी बेटी रूपा के साथ उस छोटे लक्ष्मण की परवरिश करने लगी, लेकिन कुछ ही समय में बीमारी के कारण मीरा स्वर्ग सिधार गई। माँ के जाने के बाद रूपा ही अपने छोटे भाई लक्ष्मण की देखभाल करने लगी। और एक दिन रूपा हमेशा की तरह तालाब के किनारे से पानी भरकर आ रही थी कि तभी रास्ते में कलावती की नजर उस पर पड़ गई। ये वह लड़की है जिसका पिता बरसों पहले पूरे गांव का खजाना लूट कर भागा था। यानी कि अगर ये मेरे घर की बहू बन गई तो वह सारा खजाना मेरा ही होगा। हाँ, यही ठीक की मौका है। मुझे पता है कि इसकी माँ मीरा इसे इस हवेली से लेकर भागी थी। गांव वाले कितना भी सर पटक ले, उन्हें खजाने के बारे में पता होने के बाद भी धन अभी तक नहीं मिला है। यानी वह सारा धन अभी भी कहीं छुपा है, और अगर इसे मैं बहू बना लूं तो वह मेरा हो जाएगा। कलावती ये सोचकर तुरंत अपने घर आ गई, जहाँ शौर्य पहले से परेशान बैठा हुआ था। क्या हो गया माँ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अरे बेटा, मैंने अभी रास्ते में एक लड़की रूपा को देखा। वह उसी जमींदार की बेटी है जिसने पूरी गांव का धन लूटकर कहीं छुपा रखा है। अगर तुम उसे अपनी पत्नी बना लो तो हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और वह सारा खजाना हमारा हो जाएगा। पर माँ, मैं तो किसी और से प्रेम करता हूँ ना। अरे बेटा, वह सब छोड़। अगर पास में पैसे रहे तो लड़कियां आती जाती रहेंगी। इस धन के लिए तुम अभी शादी कर लो, उसके बाद तुम्हें जब चाहे जिससे शादी कर लेना। ठीक है माँ, और वैसे भी मैं एक कपड़े की दुकान खोलने का सोच रहा हूँ, पर हमारे पास पैसा ही नहीं है। चलो अभी मैं कर्ज लेकर दुकान खोल लेता हूँ, और जब हमें वो धन मिल जाएगा तो हम अपनी दुकान का सारा कर्ज चुका देंगे। हाँ, क्यों नहीं। फिर दोनों माँ बेटे अपने षड्यंत्र में लग गए और कुछ ही दिनों में शौर्य रूपा से शादी कर लेता है। रूपा जैसे ही ससुराल आती है, कलावती उसे अकेले में रोक लेती है। देख बहू, अब तो तू मेरे घर की बहू बन गई है। हमारा घर बहुत गरीब है और मेरे पास धन दौलत नहीं है। अब तू जल्दी से अपने माता पिता का वह राज बता दे कि उन्होंने खजाना कहाँ छुपा रखा है, ताकि हम उसे ले आएं। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? मेरा कोई धन नहीं है, और आप जिस जमींदार सेठ की बात कर रही हैं, उनकी बेटी मैं नहीं हूँ। उनका बेटा तो मेरा ये छोटा भाई लक्ष्मण है, जिसे मैं अपने साथ यहाँ लेकर आई हूँ। तभी पीछे से लक्ष्मण वहाँ आ जाता है। नमस्ते जीजा जी, नमस्ते माँ जी, नमस्ते। क्या? यानी मैंने इस हवेली के खजाने के लिए इससे शादी किया और आखिर में मुझे कुछ भी नहीं मिला? ओह, मुझे नफरत है इन सब से। दिमाग खराब कर दिया मेरा। हाँ? शौर्य गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला जाता है। और इसीलिए उन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत तुम दोनों को इस घर में रखा है, क्योंकि शौर्य और कलावती सिर्फ वो खजाना हासिल करना चाहते हैं। ये सुनते ही लक्ष्मण और रूपा की आंखों से लगातार आंसू गिरने लगे। मेरे पति सिर्फ धन के लिए इतना नीचे गिर जाएंगे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ओह, यानी मैं एक ऐसे लालची इंसान का बेटा हूँ जिसने गांव के गरीब दुखियों को लूटा है। हाँ लक्ष्मण, और मैं वो पक्षी हूँ जिसे तुम्हारी माँ मीरा ने घने जंगलों में से जाकर एक गुरुदेव से मांगा था। उस गुरुदेव ने मुझे एक ऐसी दिव्य शक्ति दी थी जिससे मैं तुम दोनों की रक्षा कर सकूं और तुम तक तुम्हारी माँ का ये सच पहुंचा सकूं, ताकि तुम अपने पिता के पापों की गलती सुधार सको। अब मेरा कार्य पूरा हुआ, मुझे जाना होगा। तुम्हें इस संदूक के अंदर एक चाबी मिलेगी जिससे तुम उस खजाने को ढूंढ सकते हो। फिर वो चील आसमान में उड़ गई। लक्ष्मण तुरंत उस पुराने संदूक को खोलता है, जिसके अंदर से मोर के निशान वाली एक अनोखी चाबी मिलती है।
ये तो मोर का निशान है लक्ष्मण, इसका मतलब वह खजाना हमारे ही पुराने घर में छुपाया हुआ है। हाँ दीदी, चलो चलते हैं, चलो। लक्ष्मण और रूपा जैसे ही बाहर निकलने लगे तभी शौर्य और कलावती उनके सामने आकर खड़े हो गए। रुक जाओ, ये चाबी मुझे दे दो, क्योंकि वह सारा खजाना हमारा है। हमने इसी खजाने के लिए तुम्हें इस घर की बहू बनाया था। मैं जानती थी कि आप लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन आपने कभी मुझे सच नहीं बताया। वह खजाना आपका नहीं है माँ जी, वह जिस गरीब दुखिया का है, हम ये धन उन्हीं को वापस लौटाएंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं देगी? उस खजाने पर सिर्फ मेरा हक है और मुझे वो हर कीमत पर चाहिए। जल्दी कर लक्ष्मण, वो चाबी मुझे दे दे। नहीं जीजा जी, आप चाहे जो कर लो, मैं ये चाबी आपको कभी नहीं देने वाला। अब हट जाइए, आप मेरे रास्ते से हट जाइए। अगर तुम दोनों ने आज इस घर की दहलीज पार की तो फिर कभी इस घर में कदम मत रखना। ठीक है, हम कभी लौट कर नहीं आएंगे, और वैसे भी जहाँ सिर्फ लालच भरा हो वहाँ कोई रिश्ता नहीं होता। रूपा अपने भाई लक्ष्मण का हाथ पकड़कर उस घर से हमेशा के लिए बाहर निकल गई। दोनों चलते हुए गांव के एक कोने में स्थित अपने पुराने टूटे हुए घर पर पहुंचे। वहां एक बंद कमरे के अंदर उन्हें एक बहुत बड़ा संदूक दिखाई दिया। फिर लक्ष्मण चाबी से जैसे ही उस संदूक को खोलता है, उसके अंदर ढेर सारे बेशकीमती सोने चांदी हीरे मोती चमकने लगते हैं, जिसे देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दीदी चलो, ये खजाना जिस जिस गरीब का है, हम उन सबको वापस कर देते हैं। हमें दूसरों का पापी धन नहीं रखना। हम जितने में हैं उतने में खुश रहेंगे। हाँ लक्ष्मण, तुमने बिल्कुल सही कहा। रूपा और लक्ष्मण उस भारी खजाने को समेटकर सीधे गांव की चौपाल पर पहुंचे, जहां गांव के लोग और मुखिया बैठे हुए थे। अचानक दोनों को इस तरह देखकर मुखिया चौंक गया। कौन हो तुम दोनों, और इस भारी संदूक के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? मुखिया जी, मैं जमींदार गजोधर का बेटा हूँ, जिसने बरसों पहले आप सब मासूम गांव वालों का धन लूटा था। आज मैं और मेरी दीदी आपके पैर पकड़कर माफी मांगते हैं और आपका वो सारा लूटा हुआ धन आपको वापस लौटाने आए हैं। अच्छा, तो तुम उस पापी गजोधर के खून हो जिसने हम सब गांव वालों को बर्बाद कर दिया। अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मारो इसको, मारो सब मिलकर। अरे रुको 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 रुको, सब लोग रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अरे मुखिया जी, मारने से पहले एक बार इस संदूक को खोलकर देख तो लीजिए। लक्ष्मण तुरंत संदूक खोलता है। अरे, इतना सारा बेशकीमती खजाना जो तुम्हारे पिता ने हमसे लूटा था, तुम खुद हमें लाकर दे रहे हो। तुम चाहते तो इसे रखकर ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे। मुखिया जी, ये सारा धन आप लोगों का ही तो था, जो मेरे पिताजी ने गलत तरीके से आपसे छीना था। आज ये सारा धन आपको सौंपकर मेरा मन हल्का हो गया। अब मैं बहुत खुश हूं। हाँ, सच में आज इस लड़के ने भाई साबित कर दिया कि पिता ने चाहे जितना भी गलत किया हो, पर इस बेटे की नीयत बिल्कुल साफ और सही है। इसने अपने पिता के पाप को धो दिया। क्यों मुखिया जी? लक्ष्मण, रूपा, तुम दोनों ने आज हमारे साथ बहुत बड़ा न्याय किया है। आज से तुम दोनों इस गांव में पूरे आदर और इज्जत के साथ रह सकते हो। अब तुम दोनों पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। शाबाश बेटे, शाबाश। फिर लक्ष्मण और रूपा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।